गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हमारा जो इकोलॉजी का सेक्शन है हम उसी में आज आगे बढ़ेंगे। देखिए लास्ट क्लास में हमारी जो बातें थी वो डेंसिटी को लेकर के चल रही थी। डेंसिटी क्या थी, डेंसिटी कितने प्रकार की हो सकती है और उसके बाद में डेंसिटी को मेजर कैसे किया जा सकता है, मेजर करने के तरीके कौन से हो सकते हैं, उसमें आप टोटल काउंटिंग पे जाएंगे या आप सैम्पलिंग पे जाएंगे, वो सारी बातें पिछले क्लासेस में आपके साथ डिस्कस हो गई। और आज हम बातें करेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है उसको कुछ फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन की डेंसिटी हमेशा सेम नहीं होती। पॉपुलेशन डेंसिटी और इवन हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन साइज, दीज ऑल आर डायनेमिक एंटाइटीज, ये सब डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक बोलने का मतलब ये है कि इनके अंदर इनकी जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज में फ्लक्चुएशंस आते हैं, फेरबदल होते रहते हैं। तो पॉपुलेशन की साइज भी डायनेमिक होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी डायनेमिक होती है। तो इस डायनेमिक नेचर को मेंटेन करने के लिए या पॉपुलेशन की डेंसिटी को हमेशा एक जैसा नहीं रहने दिया जाता। कुछ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स क्या करते हैं, इस पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करते हैं और उसी वजह से पॉपुलेशन है उसके पैरामीटर्स हमें डायनेमिक प्रकार के मिलते हैं, यानी कि वो डायनेमिक नेचर के होते हैं। हालांकि पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक आपके सिलेबस का पार्ट है और वो हमें वन बाय वन करके पढ़ने भी हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज हम सबसे पहले बात करेंगे पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा फैक्टर जो डेंसिटी को या साइज को प्रभावित करता है, दैट इज कॉल्ड एज बर्थ रेट। और बर्थ रेट को हम टेक्निकली इकोलॉजी की भाषा में हम उसको नेटेलिटी बोलते हैं। बर्थ रेट इज ए सिंपल टर्मिनोलॉजी, एक सामान्य टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते हैं कि ईच पॉपुलेशन हैज ए बर्थ रेट। बर्थ रेट पॉपुलेशन का होता है, पॉपुलेशन का एक पैरामीटर है, पॉपुलेशन का एक फीचर है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन का पर्टिकुलर एक बर्थ रेट होता है। तो पॉपुलेशन क्या है वो बात हम पहले बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू ए सेम स्पीसीज एंड उनका हैबिटेट और उनका टाइम एक होता है। तो पॉपुलेशन का बर्थ रेट दैट इज डिनोटेड बाय नेटेलिटी। पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट होता है उसे हम नेटेलिटी बोलते हैं और उस बर्थ रेट को या नेटेलिटी रेट को हम स्मॉल बी लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। हम बोलते हैं उसको बर्थ रेट या नेटेलिटी है और जब फॉर्मूला वगैरह में हम उसको बताते हैं तो दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल बी। तो बर्थ रेट क्या होती है या बर्थ से हमारा मतलब क्या है, इन चीजों पे हम बात करेंगे। उसके बाद में बर्थ रेट किस प्रकार से निकाली जाती है उस पे बात करेंगे। वन थिंग, आई होप स्क्रीन आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे तो मैं स्क्रीन को रीशेयर कर देता हूँ। 1 सेकेंड। आई होप अब आप देख पा रहे होंगे। एक बार एक मैसेज कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए, मुझे पता लग जाए। ओके देन, ठीक है। पॉपुलेशन का बर्थ रेट और बर्थ रेट से बर्थ रेट को समझने से पहले रेट का तो हमें पता है कि यूनिट टाइम के अंदर होने वाला चेंज, जो इकाई समय में होने वाला परिवर्तन होता है उसे हम रेट बोलते हैं। तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, कि समय की एक निश्चित अवधि में होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम किसी भी घटना की जो रेट होती है उसके रूप में काउंट करते हैं। तो रेट का कनेक्शन तो टाइम से होता है। बट व्हाट डू यू मीन अबाउट बर्थ? व्हाट डू यू मीन अबाउट बर्थ? तो बर्थ क्या हो सकती है, या हम चूंकि यहाँ पे इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में या इकोलॉजी के संदर्भ में बर्थ किसे कहेंगे या बर्थ क्या होगा? आप में से कोई बता सकता है कि बर्थ किसे कहेंगे या बर्थ क्या होता है?
एनीवन? Very simple. It is the formation of a young individual, new individual. फॉर्मेशन हो रहा है न्यू इंडिविजुअल का। अब हालांकि हम इकोलॉजी की फील्ड में हैं, ना हम किसी बॉटनी की फील्ड तक सीमित रह सकते हैं, ना हम जूलॉजी की फील्ड तक सीमित रह सकते हैं, ना हम माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड तक सीमित रह सकते हैं। हमें सभी जीवों को एक साथ देखते हुए बर्थ के बारे में बात करनी है। तो बर्थ देखा जाए तो नॉर्मली जो जैसे अपन हायर ऑर्गेनिजम्स या हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर नॉर्मल बर्थ लेते हैं कि फीमेल की बॉडी से जो यंग ऑफस्प्रिंग है वो एक बेबी के रूप में बाहर आता है। दिस इज ए टाइप ऑफ बर्थ जिसको हम एक साधारण अर्थ में हम बर्थ इसी को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल यही बर्थ है। इसके अलावा अगर हम हैचिंग की बात करें, डू यू नो अबाउट हैचिंग? हैचिंग क्या होता है? हैचिंग किसे कहते हैं? हैचिंग क्या होता है? हैचिंग एक जूलॉजी का शब्द है। हैचिंग का मतलब क्या होता है? प्रस्फुटन। और प्रस्फुटन क्या होता है? किसी कवरिंग के अंदर बंद ऑर्गेनिज्म उसमें से बाहर निकलता है, जैसे कि अंडों से निकलते हैं यंग वंस। इसी प्रकार से जर्मिनेशन, क्योंकि हम प्लांट्स को भी शामिल करेंगे, तो प्लांट्स के अंदर जब जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन ये बीजों का भी हो सकता है, ये किसी दूसरे प्रोपेग्यूल का भी हो सकता है। तो जर्मिनेशन भी बर्थ के लिए ही काउंट होगा। अगर आप माइक्रोब्स में चले जाएंगे तो वहां पे फिशन, बाइनरी फिशन, बडिंग, ये सब आ जाएगा। दीज आर बाइनरी फिशन, बडिंग, ये सब भी इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल बनाने के लिए काम आते हैं। सारी की सारी प्रोसेस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। दिस इज द बेसिक फीचर क्या है कि नया जीव बनना चाहिए। अब ये अलग बात है कि आपने कैसा ऑर्गेनिज्म ले रखा, हो सकता है वहां पे बर्थ है वो काम आती है, हैचिंग काम आती है, जर्मिनेशन होता होगा, या वहां पे बाइनरी फिशन होगा, या बडिंग होगी। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बारे में बातें की हैं। तो वी हैव सो मेनी थिंग्स कि ये सभी फैक्टर क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल को हम बर्थ के रूप में काउंट करते हैं। और जब हम इसके साथ में रैट जोड़ देंगे, जब इसके साथ में हम रैट और जोड़ देंगे, तो ये नए इंडिविजुअल यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब जैसे पर मंथ हो गया, पर मंथ, पर ईयर, तो दीज आर रैट्स। इस प्रकार से हम उनको जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन है टाइम का जो इंटरवल है उसके वाइज से अगर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, जैसे प्रति महीने या प्रति वर्ष के हिसाब से, तो दैट आर रैट। ये सब रैट हो जाएंगे। दीज आर रैट्स। हम इस चीज को एक सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज देयर इज ए पर्टिकुलर एनिमल हम ले लेते हैं। चलो हम एक फोटो यहाँ से ले लेते हैं काम में, ताकि आपसे जानने की कोशिश भी करते हैं कि आप इसको पहचानते हैं या नहीं पहचानते। डू यू नो ये किस चीज का पिक्चर है? आप में से जानता है ये किस चीज का पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है?
कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये कछुआ तो है लेकिन कोई साधारण कछुआ थोड़ी है। आपको ध्यान रखना चाहिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, थ्रेटन्ड स्पीसीज, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये भारत का जो उड़ीसा के आसपास का जो तटीय क्षेत्र है, उस तटीय क्षेत्र की जो बालू मिट्टी है, उस बालू मिट्टी में अपना घोंसले बनाते हैं। जो फीमेल्स हैं वो यहाँ पे अंडे देने के लिए मिट्टी में घोंसले बनाते हैं। तो एक खास प्रजाति है जिसको हम बोलते हैं ओलिव रिडले टर्टल। इनका नाम है ओलिव रिडले टर्टल। ओलिव कलर आप देख सकते हैं, ओलिव बोलते हैं जैतून को, तो गहरा हरा जो रंग होता है वो ओलिव कलर का होता है। तो ओलिव रिडले टर्टल ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडिया के ईस्टर्न कोस्टल एरिया के ऊपर, स्पेसिफिकली जो उड़ीसा का तटीय क्षेत्र जहाँ पे गीर माथा के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे ये संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में मिलने वाली कछुए की एक प्रजाति है। और ये कछुए के छोटे छोटे बच्चे हैं। दीज ऑल आर यंग वंस, ये सभी छोटे बच्चे हैं। राइट। तो इनकी संख्या कम क्यों हो रही है, इनको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, वो तो दूसरी बातें हैं। हम तो यहाँ पे बर्थ रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें करने वाले हैं। सपोज हम बात करते हैं कि 2019 में, अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में सपोज पर्टिकुलर जो ओलिव रिडले टर्टल की हमने कोई भी लोकेशन जो ली थी, वहां पे इनका नंबर सपोज 400 था कि आपको 400 इंडिविजुअल्स पर्टिकुलर साइट के ऊपर ऑब्जर्व हुए थे 2019 में। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि 2020 में अगर हम उसी साइट के ऊपर इनको काउंट करते हैं तो सपोज वी फाउंड द नंबर एट 480। तो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई, एक पर्टिकुलर डाटा आ गया कि यहाँ हमारे पास एक साल का ड्यूरेशन था। 2019 से 20 पे जाएंगे तो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। एक साल का इंटरवल है और एक साल में क्या हो गया, नंबर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 400 से नंबर पहुंच गया 480। इट मीन्स व्हाट इज द चेंज इन पॉपुलेशन साइज। देखिए 2019 की पॉपुलेशन साइज है 400। तो आप इसको जैसे बताना चाहें तो दिस इज टोटल पॉपुलेशन डिनोटेड बाय एन, और 2019 को शॉर्ट में जैसे हमने 19 लिख दिया, तो एन 19 400 है। इसी प्रकार से एन 20 कितना हो गया अपने पास, दिस इज 480। तो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, 480 में से 400 को माइनस करते हैं, दिस इज डिफरेंस इज 80। किस चीज का डिफरेंस है, दिस डिफरेंस डिनोट टू द चेंज इन पॉपुलेशन साइज। ये पॉपुलेशन साइज में जो परिवर्तन हुआ है उसको बता रहा है, और पॉपुलेशन साइज होती है एन, और चेंज को हम क्या बोलते हैं, डेल एन। तो डेल एन इज इक्वल टू 80। हमारे पास जो डाटा है कि 19 में 400 थे और 20 के अंदर 480 हो गए, तो डेल एन इज इक्वल टू 80। दिस इज चेंज इन पॉपुलेशन साइज। डेल क्या बता रहा है, डेल रिप्रेजेंट चेंज। डेल का मतलब होता है चेंज कितना है, और इसके आगे जो लिखा है दैट इज पर्टिकुलर पॉपुलेशन, दैट इज एन। तो दिस इज द केस ऑफ चेंज। तो हम दो पॉपुलेशन साइज अलग अलग टाइम के हमारे पास हो तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन की साइज में परिवर्तन, वो तो बेसिकली हम जो चेंज है उसको निकाल करके बता सकते हैं। तो हमारे पास इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास चेंज आ गया 80। राइट, दिस इज ओनली चेंज, ये रेट नहीं है। आपको किस चीज का ध्यान देना है कि आपने जो अभी निकाला है दिस इज ओनली चेंज, इट इज नॉट रेट। रेट नहीं है, रेट तो आपको निकालनी है। तो रेट कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 80 बर्थ
पर ईयर। ये तो सिंपल सा तरीका है, ये तो हमने सिंपल सा तरीका बता दिया कि हमारे पास जो रेट में कन्वर्जन करने का जो ऑप्शन था उसमें हम केवल टाइम को इस्तेमाल करते हैं। तो एक साल में 80 चेंज हुआ यानी कि प्लस 80 हुआ यानी कि बर्थ हुए। यहाँ पे नंबर बड़ा है तो डेफिनेटली बर्थ से ही बड़ा होगा, बर्थ के अलावा कोई दूसरा तरीका इनमें नहीं है जिससे ये नंबर बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हम एक तो ये इस प्रकार से कहते हैं कि रेट क्या मिली हमें, 80 इंडिविजुअल पर ईयर। तो इस प्रकार से हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं इसे अपन कहते हैं क्रूड नेटेलिटी। क्रूड क्या होता है, किसे कहते हैं क्रूड? आप में से कोई बताना चाहेगा कि क्रूड किसे कहते हैं? जैसे हम मार्केट में जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां से हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, लेकिन जब जमीन से खुदाई होती है, जब खनिज तेल के रूप में इसको निकाला जाता है, तब तो ये ऐसा नहीं होता है, तब तो वो कच्चा तेल होता है, उसे अपन क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्रूड ऑयल को बाद में प्रोसेस किया जाता है, बाद में जो प्रॉपर उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, गैसोलीन हो, एनीथिंग एल्स कुछ भी हो, वो सब उससे बनाए जाते हैं। तो क्रूड का मतलब होता है अशोधित, जिसको प्रोसेस नहीं किया गया है। तो एक प्रकार से हमने कुछ नहीं किया, हमने शुरू में कितने थे, दैट इज 400, एक साल बाद कितने हो गए 480, हमने उसका डिफरेंस निकाल लिया, डेल एन इज इक्वल टू 80, हमने कह दिया एक साल में परिवर्तन कितना हुआ, 80 पर ईयर। हाँ, एक तरीका जैसे हम इसी चीज को, जैसे अभी तो आपको लग रहा है कि ये बहुत सिंपल है, मान लीजिए कि ये जो आपका 400 था, ये अगर 18 का फिगर होता कि 2018 में ये 400 थे और 2020 में ये 80 हो गए, तो अब हमारी रेट क्या आ जाएगी, हमारी रेट आ जाएगी 40 पर ईयर। क्योंकि हम बता सकते हैं कि 2 साल में 80 का इंक्रीजमेंट हुआ है, तो एक साल में कितना इंक्रीजमेंट होगा, 40 पर ईयर। हाँ, 40 पर ईयर अगर हम बता रहे हो या हम 80 पर ईयर बता रहे हो, यानी कि जब हम क्रूड नेटेलिटी बता रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ क्रूड, कि जब हम उसको बिना प्रोसेस किए वेरी सिंपली, वेरी बेसिकली, केवल डिफरेंस को हमने समय के साथ यूनिट समय में कन्वर्ट करके बता दिया, तो इस समय पे हमारा जो 80 है, हमारा जो 40 है, ये हम रेट के रूप में इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, बट ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी पॉपुलेशन को। दिस इज रिप्रेजेंटिंग टू एंटायर पॉपुलेशन, कि पूरी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की रेट बता रहा है। एक साल में 80 बढ़ जाते हैं, ये किसी अकेले से नहीं बढ़ रहे, ये किससे बढ़ रहे हैं, पूरे ग्रुप से बढ़ रहे हैं। एक साल में 40 बढ़ जाते हैं, तो ये किसका चेंज आ रहा है, दिस इज पॉपुलेशन। एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि पॉपुलेशन तो ग्रुप है, इंडिविजुअल से बना है, तो हम इसको बता सकते हैं प्रोसेस करके भी, कि हमारे पास एक दूसरा तरीका आ जाएगा जिसमें हम इनको प्रोसेस करके बता सकते हैं। वहां पे हमें एक फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास आया था कि 80 इंडिविजुअल पर ईयर, दिस इज क्रूड रेट, लेकिन 80 को किसने बनाया, वी हैव द फिगर कि 80 को किसने बनाया, 400 ने बनाया, 400 ने रिप्रोड्यूस किया होगा, तभी तो 80 उसमें इंक्रीज हुए हैं, तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 400। तो हम इसको 400 से डिवाइड कर दें, और 400 क्या है, दिस इज पॉपुलेशन साइज। तो देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, डेल एन डिवाइडेड बाय एन, डेल एन डिवाइडेड बाय एन। तो टोटल पॉपुलेशन में जो चेंज हुआ था वो तो ये रहा डेल एन, और टोटल पॉपुलेशन, अब यहाँ पे हम 480 नहीं लिखेंगे, क्योंकि परिवर्तन 480 ने किया होगा वो तो हमें अगली साल 2021 में दिखेगा, ना कि हमें 20 में मिल रहा है। तो 400 की वजह से 80 का चेंज आया है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस।
तो ये कितना फिगर आ जाएगा 1/5, और 1/5 को हम और सिंपल कर सकते हैं, दिस इज 0.2 पर ईयर, और साथ में हम क्या जोड़ेंगे, पर कैपिटा का सिंपल ऐसे मान सकते हैं कि पर हेड, पर इंडिविजुअल, दिस वन, पर कैपिटा। तो अब हम यहाँ पे दो प्रकार से हमने बातें की। एक तो हम कहते हैं कि हम क्रूड के रूप में बताते हैं, तो वहां पे हम टोटल पॉपुलेशन के लिए बात करते हैं, पर कैपिटा के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। और जब हम पर कैपिटा के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम इसको पर कैपिटा के रूप में बता रहे हो, तो दिस विल बी स्पेसिफिक, जिसे अपन बोलेंगे स्पेसिफिक या रियलाइज्ड। This will be specific. एक सेकंड, राइट। तो हमारे पास दो प्रकार से रेट थी। हम रेट को क्रूड नेटिलिटी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्रूड के अलावा हम उसको पर कैपिटा या स्पेसिफिक नेटिलिटी के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना होता, चेंज कितना है वो हमें बताना होता है, और उसके बाद में हम उसको क्रूड के रूप में और स्पेसिफिक के रूप में कन्वर्ट करके बता सकते हैं। ये तो रहा कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, और कैलकुलेट करके हम इसको चाहे तो क्रूड नेटिलिटी के रूप में बताएं या स्पेसिफिक नेटिलिटी के रूप में बताएं, तो हम इसको इस प्रकार से बता सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, दो टर्म और हमारे पास है, हम उन पे बात करते हैं। तो वन इज मैक्सिमम, कि मैक्सिमम नेटिलिटी क्या होती है, और उसके बाद में जो इकोलॉजिकल या रियलाइज नेटिलिटी है वो क्या होती है। राइट, तो दो टर्म हमारे पास और हैं, वन इज मैक्सिमम। ये सब नेटिलिटी के लिए ही अप्लाई होने वाले टर्म्स हैं। आपको हर एंगल से पता होना चाहिए कि अगर हम मैक्सिमम नेटिलिटी बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट नेटिलिटी बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, इकोलॉजिकल बोल रहे हैं या रियलाइज बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। इन सारी चीजों को आपके साथ डिस्कस करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बर्थ रेट या बर्थ क्यों होती है। जो बर्थ है ये बर्थ क्यों होती है, आप में से कोई भी बताना चाहेगा कि और नए ऑर्गेनिज्म पैदा क्यों होते हैं। बर्थ हो, जर्मिनेशन हो, बाइनरी फिशन हो, जिनसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन में राइज होता है, पॉपुलेशन की साइज में बढ़ोतरी होती है, तो ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो, एनिमल, माइक्रोब, ये पॉपुलेशन साइज को बढ़ाने के लिए कोशिश क्यों करते हैं, या पॉपुलेशन साइज क्यों बढ़ाई जाती है। एनीवन? देखिए, हमने वेरी स्टार्टिंग में ये बातें की थी कि एवरी ऑर्गेनिज्म के पास दो ही मकसद होते हैं, वन इज सर्वाइव एंड सेकंड इज रिप्रोड्यूस। और
सरवाइव करने के लिए अडेप्टेशंस चाहिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए भी बहुत सारे अडेप्टेशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब होने चाहिए ऑर्गेनिज्म के पास। और उन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए इनमें पाया जाता है खास मॉलिक्यूल, दैट इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। तो यही वो सारी कहानी होती है कि ऑर्गेनिज्म क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या कर रहा है। तो अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म और बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कंट्रोल डीएनए ही कर रहा होता है। यानी कि जेनेटिकली ये एक फिनोमिना होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। और आप अब थोड़ा सा अपने एंगल को चेंज करें और थोड़ा सोचें कि आपने यहाँ पे कह दिया कि ऑर्गेनिज्म सरवाइव करना चाहता है और आपने कहा कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना चाहता है। ये लाइफ के दो अल्टीमेट गोल होते हैं, यानी कि इनके बिना लाइफ अनकम्प्लीट होती है। तो दिस आर द टू अल्टीमेट गोल, और ये इतने अल्टीमेट हैं कि लगभग सभी प्रकार के जीवों के ऊपर ये लागू होते हैं। तो दे हैव टू सरवाइव, दे हैव टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने के लिए कितनी कोशिश करता है? ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने के लिए कितनी कोशिश करता है? आंसर दीजिए। मैक्सिमम। कितनी कोशिश करेगा? मैक्सिमम। क्यों करता है? आप में से कोई आंसर दे सकता है कि ये मैक्सिमम कोशिश अपने सभी फीचर्स का, सभी अडेप्टेशंस का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से सरवाइव करना चाहते हैं। तो ऐसा करके इनको क्या फायदा होगा? सर, इनके जो जैविक कैरेक्टर होंगे उन्हें पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने एडेप्शन की रही उन्हें और अधिक करके और अभी दूसरी पीढ़ी तक पीढ़ी के लिए अधिक से अधिक सर्वाइव करने की कोशिश करती है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, सरवाइव का और मैक्सिमम सरवाइव करने का जो कनेक्शन आएगा, दैट इज बायोमास और बॉडी। बायोमास को आप सिंपली क्या कह सकते हैं? बॉडी। बायोमास कह दें या आप इसको बॉडी कह दें। अगर एक दूसरे तरीके से आप बर्थ को चेक करके आए तो बर्थ में क्या होता है? बॉडी गिव राइज टू बॉडी। बॉडी से बॉडी बनती है। बर्थ में क्या होता है? बॉडी से बॉडी बनती है। बॉडी गिव राइज टू बॉडी। ठीक है, जैसे कि सेल, मदर सेल से डॉटर सेल बनती है, दैट इज द टाइप ऑफ बर्थ। उसी प्रकार से बॉडी गिव राइज टू बॉडी। अब ये उसमें अलग अलग सेक्स का कंट्रीब्यूशन अलग अलग प्रकार का होता है। मोस्टली केसेज में हम देखते हैं जो फीमेल बॉडी है वो बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला रोल प्ले करती है और उससे नया बॉडी प्रोड्यूस किया जाता है। तो मैक्सिमम अडेप्टेशन, मैक्सिमम सर्वाइव, दैट इज फॉर मैक्सिमम बॉडी साइज, बायोमास और बॉडी। हमें पता है कि बॉडी को काट काट के बॉडी बनाई जाती है। वेरी सिंपल फैक्ट। जैसे आपको, दिस इज ए बॉडी, और इस बॉडी से अगर बॉडी बनानी हो तो अगर ये बॉडी बड़ी है तो वी कैन मेक सेवरल पीसेस। हम इसके सेवरल पीसेस कर सकते हैं। यस, अगर ये बॉडी ही छोटी हो, सपोज ये बॉडी इतनी बड़ी है, तो अब हम इसके सेवरल पीसेस नहीं कर सकते। अब हम इसके सेवरल पीसेस नहीं कर सकते। और अगर आपने सेवरल पीसेस कर भी दिए तो वो पीसेज इतने छोटे हो जाएंगे कि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। राइट? तो ऑर्गेनिज्म ज्यादा सरवाइव इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करना चाहता है। दिस इज द फैक्ट। सरवाइव करने के पीछे मकसद ये है कि इफ वो सरवाइव बेटर कर रहा है तो देयर इज अ ग्रेटर चांस कि वो रिप्रोड्यूस बहुत अच्छा करेगा, एंड रिप्रोड्यूस अच्छा करेगा तो दैट इज द अल्टीमेट गोल। ये इसका तभी पूरा होगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा तभी बना पाएगा जब उसके पास रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होंगी, और रिप्रोड्यूस कब अच्छे से करेगा? जब उसने सरवाइव अच्छे से किया हो। तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, नेचर से फूड रिसोर्सेज उनको ज्यादा उठाने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या करते हैं? वो रिप्रोड्यूस करके नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स हम समझ गए कि इंटरनली सभी ऑर्गेनिज्म इसी
फोकस के ऊपर रहते हैं कि एवरीवन वांट्स टू इंक्रीज द नंबर एज मच एज ही कैन पॉसिबल। तो जितना ज़्यादा नंबर बढ़ाया जा सकता है उस मैक्सिमम के लिए ये काम कर रहे होते हैं, राइट। दिस इज मैक्सिमम। सपोज इस चीज़ को समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि जैसे हमने सोच लिया कि देयर इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट, कि कोई पौधा है, क्योंकि वहाँ पर भी जर्मिनेशन है तो वो उसमें काउंट हो जाएगा। तो पर्टिकुलर जो प्लांट है वो मैक्सिमम बनाने के लिए सपोज इसकी कोशिश है कि मैं 5000 फ्रूट्स बना दूं, ठीक है। जैसे आम का पेड़ है मान लीजिए, तो अगर उसके ऊपर 5000 आम लगेंगे तो डेफिनेटली 5000 नए पौधे बनेंगे, फिर इनसे न्यू प्लांट्स, राइट। तो दिस इज थ्योरेटिकल, ये केवल एक सैद्धांतिक बात है कि ये चाहता है, ये नहीं चाहता, हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो मेरी साइड से मैं मेरा बेस्ट या मैक्सिमम प्रोड्यूस करके दे दूं। दिस इज एब्सोल्यूट 100%। अपनी साइड से मैक्सिमम थ्योरेटिकली जितना बर्थ किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा सकता है नंबर बढ़ाने के लिए, दैट इज मैक्सिमम नेटलिटी, दैट इज मैक्सिमम नेटलिटी। ये केवल एक थ्योरेटिकल है। आइडियल सिचुएशंस में केवल सोचा जा सकता है कि कोई इतना नंबर बढ़ा सकता है, बट नेचर में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सभी जीवों को जैसा वो चाहते हैं वैसी कंडीशन सर्वाइव के टाइम, रिप्रोड्यूस के टाइम और एंटायर लाइफ में उनको मिलती ही नहीं है। तो ऑर्गेनिज्म का लाइफ सर्वाइव करें या रिप्रोड्यूस करें, उसको फैक्टर्स के साथ में इंटरेक्ट होना पड़ता है, यानी कि जितना मैक्सिमम है उतना मैक्सिमम कोई भी जीव कभी भी रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, सर्वाइव भी नहीं कर सकता। तो उसकी जो बर्थ की कैपेसिटीज हैं, नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटीज है, वो हमेशा ही मैक्सिमम से छोटी रह जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पेड़ हालांकि 5000 फ्रूट बना सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये तो 2000 ही नहीं बना रहा। इट मीन्स क्या हुआ कि कंडीशंस 5000 बनाने के लिए जो चाहिए, चाहे वो सॉइल की हो, न्यूट्रिशन की हो या दूसरी कोई चीजें हो, वो नेचर में ऑर्गेनिजम्स को अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। अदरवाइज तो किसी की भी पॉपुलेशन कम नहीं होती। हम कहते हैं ना कि जीवों की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, वो संकटग्रस्त होते जा रहे हैं, तो उनका नंबर कम क्यों हो गया? डीएनए तो सबके अंदर है, सबका डीएनए चाहता है कि नंबर बहुत सारा बढ़ जाए। तो नंबर कम तभी तो हो रहा है ना कि जब वो अपना मैक्सिमम कर नहीं पाते, और मैक्सिमम कर नहीं पाते तो वो कितना कर पा रहे हैं। इट मीन्स इकोलॉजिकल कंडीशंस के होते होते तमाम जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करते हुए कोई कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है, दैट इज इकोलॉजिकल एंड दैट इज रियलाइज्ड। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? रियलाइज की जो ऑन गोइंग करंट सिचुएशन जो होती है, उसमें सभी बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स के साथ में जो भी उसका इंटरेक्शन चल रहा होता है, उसके बावजूद कितना मैक्सिमम वो प्रोड्यूस कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल नेटलिटी और रियलाइज नेटलिटी। अदरवाइज उसके पास जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम नेटलिटी और एब्सोल्यूट नेटलिटी। तो ये दो चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम या एब्सोल्यूट कब बोलेंगे, या आप उसको इकोलॉजिकल या रियलाइज नेटलिटी कब बोलेंगे। तो ये तो कुछ बातें हुई कि हम बर्थ रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बर्थ रेट को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसको रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसको पर कैपिटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर हम इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है, दिस इज नेटलिटी, और नेटलिटी का कनेक्शन है बर्थ से, और बर्थ का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, इसके लिए पूरी पॉपुलेशन जिम्मेदार नहीं होती है। एंटायर जो पॉपुलेशन है वो पूरी पॉपुलेशन बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमने पॉपुलेशन ली है, इस पॉपुलेशन में भी कई फ्रैक्शन है।
पहला फ्रैक्शन होता है कि जो अभी बहुत छोटे हैं, दैट आर प्री रिप्रोडक्टिव फेज, कि जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर हैं वो अभी रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रहे, वो उनसे बर्थ अभी हो ही नहीं सकता, वो इनकैपेबल है, उनका अभी बायोमास गेन हो रहा है, वो अपनी बॉडी साइज को बड़ा कर रहे हैं, उनका लेटर टाइम, जो लाइफ का लेटर टाइम आएगा तब जाकर के वो रिप्रोड्यूस करेंगे। दूसरे वो होते हैं जो मैन रिप्रोडक्टिव फेज में चल रहे होते हैं, और तीसरे वो होते हैं जिनका रिप्रोडक्टिव फेज जा चुका है या पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरा पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन के लिए या बर्थ के लिए बराबर कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता। केवल हमारे पास रिप्रोडक्टिव फेज वाले ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे बर्थ के लिए, यानी कि नेटलिटी का कनेक्शन केवल इनसे होगा। अगर हम बर्थ या इसके साथ में हम नेटलिटी की बातें करें तो नेटलिटी का कनेक्शन केवल रिप्रोडक्टिव फेज में जो इंडिविजुअल्स किसी भी पॉपुलेशन में एट ए टाइम प्रेजेंट होते हैं, केवल उनका ये रोल होगा। प्री रिप्रोडक्टिव वालों का भी रोल नहीं है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वालों का रोल भी नहीं है। इट मीन्स नेटलिटी और बर्थ रेट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन, कि हम किसी पॉपुलेशन के ऐसे टुकड़े करके बता देते हैं कि उसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव वाले भी हैं, रिप्रोडक्टिव वाले भी हैं और पोस्ट वाले भी हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर की बातें भी हमें आगे करनी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। और एज स्ट्रक्चर से जुड़े हुए कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कुछ मॉडल्स भी हमें समझने होते हैं, वो जब हम एज स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो बातें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अगर हम इसी चीज को और थोड़ा सा डीप में जाकर के देखें तो हम ये तो कह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका पॉपुलेशन की बर्थ रेट में कंट्रीब्यूशन होता है। और अगर हम इसी रिप्रोडक्टिव फेज वालों को भी फर्दर कैटेगराइज करें तो वी हैव अगेन टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, वन बिलोंगिंग टू द वन सेक्स एंड सेकंड बिलोंगिंग टू द सेकंड सेक्स, यानी कि कुछ इसमें मेल हैं और अदर वंस आर फीमेल। These are male and others are female. Right? और फिर हम जैसे पीछे कह के आए थे कि बॉडी गिव राइज टू बॉडी, क्योंकि नई बॉडी में बायोमास लगता है। जो नई बॉडी बर्थ से जो बनती है उसमें क्या लगेगा, बायोमास कंज्यूम होता है उसमें, और बायोमास कंज्यूम होता है तो इसका मतलब उसमें बायोमास इन्वेस्ट हो रहा है। और ज्यादा पीसेस या ज्यादा ऑर्गेनिज्म कब प्रोड्यूस होंगे, जब बनाने वाले के पास बायोमास ज्यादा हो। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हम क्या देखते हैं एज ए जनरल ट्रेंड कि जो फीमेल साइज है, बॉडी साइज ये इनकी बड़ी होती है, फीमेल बॉडी साइज, और मोस्टली केसेस के अंदर मेल बॉडी साइज है वो छोटी होती है। कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो पॉपुलेशन को बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन ज्यादा किसका रहता है, फीमेल्स का रहता है। यानी कि जो फीमेल्स हैं वो पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए या पॉपुलेशन के बर्थ रेट के लिए काम करते हैं, ना कि मेल्स काम करते हैं। इट मीन्स हम देख पा रहे हैं कि पूरी पॉपुलेशन काम की नहीं है, पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव वो काम की नहीं है, रिप्रोडक्टिव में भी फीमेल्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। किसी भी पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का जो अनुपात होता है दैट इज कॉल्ड एज सेक्स रेशियो, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स रेशियो। इट मीन्स किसी भी पॉपुलेशन का जो सेक्स रेशियो होता है वो नेटलिटी को बहुत अच्छे से प्रभावित करता है। किसी भी पॉपुलेशन का जो सेक्स रेशियो है वो किसी पॉपुलेशन की बर्थ रेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है। अब जैसे हम बात करें कि हमारी पूरी जो पॉपुलेशन थी दैट इज डिनोटेड बाय एन, उसको हम एन ही बोलते हैं कि उसको हम एन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब हम ये समझ रहे हैं कि पूरी पॉपुलेशन के ऊपर तो डिपेंड वो करता ही नहीं है, वो तो सेक्स रेशियो पे डिपेंड करता है। यानी कि किसी पॉपुलेशन के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज वाले मेल और फीमेल कितने हैं
और वो भी किसका, सेक्स रेशियो भी ओनली रिप्रोडक्टिव फेज का सेक्स रेशियो, इसके ऊपर डिपेंड करता है पॉपुलेशन का राइज। इट मीन्स पूरी पॉपुलेशन प्रभावी नहीं होती है बर्थ रेट के लिए, उसका एक भाग है वो पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे अपन बोलते हैं इफेक्टिव पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे, इफेक्टिव। एन फॉर टोटल पॉपुलेशन और ई फॉर इफेक्टिव। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा लिखा गया, इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज कैपिटल एन और इसके इस प्रकार से ई, दिस इज इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज। और इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मेल into number of female divided by number of male plus number of female। इस चीज को हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। सपोज अपने पास कोई पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन के अंदर मान लीजिए कि 100 इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन है, और इस 100 इंडिविजुअल के पॉपुलेशंस में से अगर हम देखें तो मेल सपोज 20 हैं और जो फीमेल्स हैं वो यहाँ पे 80 हैं। अब हम इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं, दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मेल 20, नंबर ऑफ फीमेल 80 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 80, ये 100 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यस दिस इज 64। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास टोटल मेल और फीमेल 100 थे, लेकिन इफेक्टिव पॉपुलेशन क्या है, ओनली 64। तो पॉपुलेशन का बर्थ रेट पूरी पॉपुलेशन पर डिपेंड नहीं करता, और उसके बाद में भी अगर हम देखें कि जो रिप्रोडक्टिव फेज में जो चल रहे हैं अगर हम उनको देखें तो उन पे भी पूरों पे डिपेंड नहीं करता, वहां पर भी हमें इफेक्टिव पॉपुलेशन की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ता है कि इफेक्टिव पॉपुलेशन ही वो पॉपुलेशन होती है जो रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभावी होती है, और उसी की एक्टिविटी की वजह से कि वो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करके वो बाद में नंबर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो दिस इज इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज। तो ये इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज को भी हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ और टेक्निकल टर्म्स हैं, उनकी बात करते हैं। वन इज फर्टिलिटी। वन वर्ड इज फर्टिलिटी। एक वर्ड होता है फर्टिलिटी और एक होता है फैकल्टी। वन इज फर्टिलिटी एंड सेकंड इज फैकल्टी। राइट। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि वन फीमेल जो आपका ड्यूरेशन, जिस समय पे हमारी बातें हो रही हैं, जिस ड्यूरेशन के लिए हम रेट को बता रहे हैं, उस रेट में इसके द्वारा जो एक्चुअल रिप्रोडक्शन की रेट है, दैट इज एक्चुअल रिप्रोडक्शन रेट, दिस इज फर्टिलिटी। सपोज आपने बात की 1 साल की कि 1 ईयर के अंदर एक फीमेल 4 ऑफ स्प्रिंग बनाती है, तो 4 ऑफ स्प्रिंग पर ईयर
ये इसकी फर्टिलिटी रेट है, वो इस साल की फर्टिलिटी रेट है। हो सकता है कि अगली साल वो 5 ऑफ स्प्रिंग पर ईयर की हो सकता है कि वो 2 ऑफ स्प्रिंग पर ईयर की हो। तो जिस ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं उस करंट टाइम के अंदर, करंट कंडीशंस के अंदर, करंट टाइम के अंदर एक फीमेल के द्वारा जितने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, दिस इज द एक्चुअल नंबर, दिस इज द इकोलॉजिकल नेटिलिटी के ऊपर बेस्ड है कि सभी परिस्थितियों के होने के बावजूद उस पर्टिकुलर टाइम में उसने कितना प्रोड्यूस किया, दैट इज फर्टिलिटी रेट, ये उसकी फर्टिलिटी रेट होती है। हालांकि जूलॉजी की भाषा में फर्टिलिटी के और मतलब भी निकल सकते हैं, लेकिन हम इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि यहाँ हमें क्या सोचना है कि उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक फीमेल के द्वारा किस रेट से ऑफ स्प्रिंग बनाए जा रहे हैं, दिस इज फर्टिलिटी रेट। बट अगर हम फैकल्डिटी पे चले जाएंगे, अगर हम फैकल्डिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 1 फीमेल का ही मामला है, लेकिन 1 फीमेल इन एंटायर लाइफ, पूरी लाइफ में एंटायर लाइफ में मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर रही हो। तो एंटायर लाइफ में से मान लीजिए कि उस 1 फीमेल ने अपनी एंटायर लाइफ के अंदर 400 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किए, तो दिस इज द फैकल्डिटी रेट। तो ये उसकी फैकल्डिटी रेट के लिए काउंट हो जाएगा। तो 2 चीजें हैं, वन इज फर्टिलिटी रेट, सेकंड इज फैकल्डिटी रेट। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता दूं कि पॉपुलेशन की साइज को बढ़ाना सभी ऑर्गेनिज्म चाहते हैं, इसके लिए इफेक्टिव पॉपुलेशन जिम्मेदार होती है, राइट। इफेक्टिव पॉपुलेशन क्या होगी, ये उस पॉपुलेशन के सेक्स रेशियो का मामला होता है कि वहां पे प्रेजेंट में सेक्स रेशियो क्या पाया जाता है, ये उस पर डिपेंड करता है। और सेक्स रेशियो को भी कई सारे फैक्टर्स हैं वो प्रभावित करते हैं, वो अलग बातें होती हैं। और इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज में जो सेक्स रेशियो वहाँ पे हमें पता लग गया कि मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, लेकिन पॉपुलेशन को बढ़ाने में मेन जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, फीमेल्स की। और जो रेट आपने डिस्कस की, चाहे तो वो फर्टिलिटी रेट हो चाहे वो फैकल्डिटी रेट हो, ये दोनों किसकी है, फीमेल्स की होती हैं। बता यूनिट ड्यूरेशन और एंटायर लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको आंसर ये देना है कि क्या किसी भी स्पीसीज की जो फीमेल्स होती हैं वो अपनी फर्टिलिटी को राइज करने की कोशिश करती हैं या अपनी फैकल्डिटी को राइज करने की कोशिश करती हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज बढ़ोतरी हो, पॉपुलेशन साइज में मैक्सिमम इंक्रीजमेंट आए, तो क्या उनको अपनी फर्टिलिटी रेट इंक्रीज करनी पड़ेगी या अपनी फैकल्डिटी रेट इंक्रीज करनी पड़ेगी? एनीवन? कौन आंसर दे रहा आप में से? फर्टिलिटी रेट। और हो सकता है कि हम 2020 की बात कर रहे हैं और 2020 में जो सिचुएशन है वो रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल ही नहीं है, तो फैकल्डिटी रेट फर्टिलिटी रेट कहाँ से बढ़ाएगी स्पीसीज? बढ़ा ही नहीं सकती। ये तो पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात है, पर्टिकुलर करंट कंडीशंस की बात है, तो हो सकता है कि फेवरेबल हो और हो सकता है कि फेवरेबल ना हो, राइट। तो अगर कंडीशन फेवरेबल है तो वो फर्टिलिटी रेट को मैक्सिमम करना चाहेगी और उसके बाद में पूरी लाइफ में मैक्सिमम प्रोड्यूस किए जाए, इसके लिए वो अपनी फैकल्डिटी रेट को हाई मेंटेन रखने की कोशिश करती है। यानी कि फर्टिलिटी अगर बढ़ा सकती है स्पीसीज फीमेल्स तो फर्टिलिटी को भी बढ़ाती हैं और फैकल्डिटी को भी बढ़ाने की कोशिश करती है। यानी कि पूरी लाइफ में भी ज्यादा तभी बनेंगे ना जब हर बार ज्यादा बनेंगे। पूरा गोल क्या है, पूरा मकसद क्या है लाइफ का? स्पीसीज क्या चाहती है? ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो। और ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो इसका मतलब पूरी लाइफ में ज्यादा प्रोड्यूस हो। पूरी लाइफ में ज्यादा प्रोड्यूस कब हो सकते हैं? जब हर बार ज्यादा प्रोड्यूस हो, राइट।
तो वो कोशिश करते हैं किसके लिए, मैक्सिमम फर्टिलिटी एज वेल एज मैक्सिमम फैकेंडिटी के लिए। और ये कुछ बातें थी हमारी जहाँ पे हमने नेटेलिटी से जुड़े हुए इश्यूज को समझा, बर्थ रेट से जुड़ी हुई बातें की। जैसे बर्थ रेट के साथ में हमने इतनी सारी बातें डिस्कस की, उसी प्रकार से जो नेटेलिटी के अलावा जो डेथ रेट आएगी, दूसरा जो फैक्टर, जैसे बर्थ रेट ने पॉपुलेशन को बढ़ाया, उसमें प्लस चेंजेस किए, वैसे दूसरा उसमें नेगेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं। नेगेटिव चेंजेस के लिए डेथ रेट काम आती है। उसके अलावा बर्थ और डेथ के अलावा दो चीजें और भी होती हैं जो फ्लक्चुएशन कर सकती हैं पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी के लिए। उनमें कोई बाहर से अंदर आ जाए जैसे इमिग्रेशन, कोई अंदर से बाहर चला जाए जैसे माइग्रेशन, तो वो सारी चीजें भी हमें 1 बाय 1 करके ऐड करनी है। तो आई होप ये नेटेलिटी और बर्थ रेट से जुड़ी हुई जो बातें थी वो आपकी क्लियर हुई होंगी। ओके देन, थैंक यू।